हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। डाइपोल के जैसे डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसका डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टार्क क्या लगेगा, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स कितना होगा। अगर डाइपोल को हम थीटा डिग्री पे रख रहे हैं तो उस पर टार्क का फॉर्मूला क्या आएगा, आपने पढ़ा था पी साइन थीटा। अगर डाइपोल को रोटेट करना हो थीटा 1 डिग्री से थीटा 2 डिग्री तो उसमें वर्क डन क्या होगा, उसका फॉर्मूला पढ़ा था। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और डाइपोल की एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया गया था। ठीक, आज हम लोग इसमें कुछ टॉपिक और बचे हुए, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, और एक और टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पाथ कैसा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला टॉपिक आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at axial point of electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना। आज देखिए क्या है, पहले एक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका डाइपोल, मान लीजिए ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका मिड पॉइंट है ओ, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। आपको पता है ये लेंथ होती है एल, और ये भी आपका कितना होता है एल, क्योंकि डाइपोल लेंथ टोटल कितनी लेते हैं हम लोग, 2l। इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट हमने ले लिया पी, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस डाइपोल की वजह से। ठीक है, अच्छा सर, जो भी डिस्टेंसेज है मिड पॉइंट से मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए ये P का डिस्टेंस, ये आपका है R। ठीक है, कहाँ पे निकालना, R डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो होगा R माइनस L, और इस चार्ज से आपका होगा R प्लस L। ठीक, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो उससे r यूनिट डिस्टेंस पर पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है ड्यू टू चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R। ठीक, पहले आपको बताया जा चुका है, इसका डेरिवेशन भी बताया जा चुका है। अब पहले इसके बाद आपको बताया गया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या बताया गया था कि जितने भी चार्ज, जैसे यहाँ पे कितने चार्ज है, 2, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों चार्ज से पहले पी पॉइंट पर इंडिविजुअली पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। और चूँकि पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर लेंगे, और जो नेट पोटेंशियल आएगा वही पॉइंट पी पर इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q इज, क्या लिखेंगे, V। मान लीजिए प्लस Q की वजह से पोटेंशियल P पॉइंट पर V1 है, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L। देखिए इस फॉर्मूले से
चूँकि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल जो होगा वह पॉजिटिव होगा। इसको कर लिया आप इक्वेशन 1। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा V2 के, वेर के इक्वल टू आपको बताया जा चुका है क्या है यहाँ, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, ठीक है। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल। लेकिन चूंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वह नेगेटिव होगा। ये हो गया 2। अब नेट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको, नेट पोटेंशियल एट P इज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेट पोटेंशियल दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस एल और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक। देखिए के क्यू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से के क्यू कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। इसको एलसीएम लीजिए और सिंप्लीफाई करिए, तो ये आपका होगा के क्यू, देखिए यहाँ आएगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल और नीचे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा और ये एल और ये एल ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और ये 2ql क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P, तो ये आपका हो गया के P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है V, ठीक। चलिए इसमें और अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ करते हैं, तो आपका फाइनली जो फॉर्मूला आया बेटा V इक्वल्स टू के P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। अब अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करिए, इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो इसका मतलब क्या होगा, L को नेगलेक्ट करेंगे तो L नेगलेक्ट करेंगे तो आपका नेट पोटेंशियल आएगा V इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। नोट करिए इसको, ये आपका एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का ये जनरल फॉर्मूला और ये उसी का पर्टिकुलर केस हो गया जो R इज़ ग्रेटर देन L हो। अच्छा, ये न्यूमेरिकल में आपको जो डेटा दिया होगा, डेटा से ही आपको समझना होगा कि ये फॉर्मूला लगाया जाइए, ये असली फॉर्मूला यही है और इसी से इसको निकाला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस इसका, ये तो आपका एक्सियल पॉइंट था, नेक्स्ट क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट on equatorial line of इलेक्ट्रिक डाइपोल। हालांकि बार बार हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख रहे हैं, आगे चल करके मैग्नेटिक डाइपोल भी आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये पूरा का पूरा टॉपिक आप यूँ समझिए मैग्नेट में रिपीट होगा, सारे फॉर्मूले रिपीट आएंगे। तो ये रहा इक्वेटोरियल लाइन। देखिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए आपका माइनस क्यू चार्ज, ये है आपका प्लस क्यू चार्ज और ये इसका मिड पॉइंट O। इस पॉइंट को हम लोग क्या ले रहे थे, ये पॉइंट B। मान लीजिए R यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ठीक। ये कितना होता है आपका L, इसको भी मार्क कर लिए L, ठीक है। अब
चूँकि इस चार्ज से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे और इस नेगेटिव चार्ज से भी पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे अलजेब्रिकली, और वही आपका नेट पोटेंशियल होगा। तो पहले इसको ज्वाइन करिए और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए ये आर है, ये एल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी उतना ही होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब इस प्लस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल कैलकुलेट करिए और फिर दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज इस क्या होगा, मान लीजिए प्लस Q चार्ज से जो पोटेंशियल है वह है आपका V1, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q अपॉन R होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, एंड V2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। नेगेटिव क्यों लिया गया, क्योंकि ये चार्ज क्या है आपका, नेगेटिव है। अब इसके बाद नेट पोटेंशियल क्या आएगा, नेट पोटेंशियल एट P, तो V इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2, दोनों वैल्यूज पुट करिए, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या हो गया आपका, जीरो। तो नेट पोटेंशियल आपका ज़ीरो आ गया इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक, अब इस पे बोर्ड में सवाल पूछा जाता है एक, मान लीजिए ये तो आ गया फॉर्मूला आपका, आपको पता चला कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए इस इक्वेटोरियल लाइन पे दो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है ऐसे। ठीक, अगर किसी चार्ज क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ पर तक डिस्प्लेस करें तो वर्क डन क्या होगा, तो आपने पढ़ा है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपान क्यू नॉट, ये लगे फॉर्मूला। अब चूंकि ए और बी पर पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू बी ए अपान क्यू नॉट, तो डब्ल्यू बी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एनी चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज ज़ीरो, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट में निकल गया आपका पोटेंशियल कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें तीसरा जो केस है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। थर्ड केस देखते हैं इसका पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड केस है आपका। तीसरा केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक, डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए इसको। ये आपका हो गया माइनस क्यू, ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये इसका हो गया मिड पॉइंट ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए, ये पॉइंट आपका बी, ये डिस्टेंस आपको पता है एल, और ये कितना होता है, ये भी एल। इस बार ना तो एक्सिस पे है पॉइंट ना इक्वेटोरियल लाइन पे है, एक जनरल पॉइंट ले लिया हमने, ये पी मान लिए थीटा एंगल, और ये है आपका आर। ठीक, तो यहाँ से अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालना होगा आपको पोटेंशियल, और इस चार्ज की वजह से तो फिर अच्छा ये तो आपका अंडरस्टूड है, आपको अब आइडिया इतना हो गया है कि एल और एल होगा। ठीक है, चलिए इधर लिख देता हूँ इसको एल, और इधर भी एल लिख देता हूँ।
ठीक, थोड़ा सा फिगर साफ रहेगा। इसको ज्वाइन करिए और यहाँ से ज्वाइन करिए। ठीक, अब क्या करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस चाहिए, या तो एक तरीका है कि हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें और कोसाइन फार्मूला यूज़ करें, तब इसको ये डिस्टेंस निकलेगी, ये और वो। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, देखिए ज्योमेट्रिकली अगर इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें बेटा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको एक्सटेंड कर लिया इसको, और यहाँ से एक्सटेंडेड पार्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये पॉइंट हो गया। इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को, ये तो आर था आपका, इस पॉइंट को कर लेते हैं सी और इसको कर लेते हैं डी। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से होगा क्या, ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू दिस, और ये जो लेंथ है दिस इक्वल्स टू आपका पी डी हो जाएगा। देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि आपको इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो चार्ज तो दिया हुआ है बट ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस निकालना ही मेन है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए या तो बाइनोमियल थ्योरम और कोसाइन फॉर्मूले का यूज़ किया जाए या ज्योमेट्रिकल तरीके से यूज़ किया जाए। थोड़ा सा आपको याद क्या रखना है, देखिए मैंने क्या कहा, पी बी ये जो डिस्टेंस है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी पी। ठीक, एंड सी पी इज इक्वल टू, ये सी पी क्या हो जाएगा, ओ पी माइनस ओ सी। देखिए यहाँ से ये ओ पी, उसमें से ओ सी माइनस कर दो तो ये आपका काम हो जाएगा। अब ओ पी है कितना, देखिए यहाँ से ओ से पी कितनी डिस्टेंस है, आर है, माइनस ओ सी, देखिए ये ओ सी, ये आपका एल है, ये थीटा है, तो ये आपका 90 के सामने आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और थीटा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये बेस निकालना आपको, तो सी ओ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा। ठीक, इसी तरह से ए पी की जो वैल्यूज होगी, ए पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा डी पी, डी पी, और डी पी की वैल्यूज देखिए क्या आ जाएगा, ओ पी प्लस ओ डी, ये आपका हो गया ओ पी प्लस ओ डी। ओ पी आपका कितना दिया हुआ, आर, और ओ डी कितना हो जाएगा, देखिए इसी तरह से आर, ये आपका हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक, तो ये दोनों डिस्टेंस निकल गया आपका ए पी और बी पी। देखिए है क्या, ये कैसे है, जैसे ये तिरछा आपका ड्रॉ किया गया, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ये पॉइंट कुछ यहाँ पे है, ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये आपका एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है, ये मतलब ये तो फिगर चूंकि बनाया गया है, ये जो एल डिस्टेंस है ये आर के कंपेरेटिवली क्या है, बहुत कम है। तो देखिए होगा इससे, ये जो मैंने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है इसको थोड़ा सा समझिए आप। यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक आर है। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये एल है। अच्छा, इसको और थोड़ा छोटा करें, तो फिगर बनाना दिखने के लिए बनाया गया इतना बड़ा, इसको थोड़ा और छोटा कर लें एल को। देखिए अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जैसे जैसे ये एल छोटा आप करेंगे तो ये वाली एंगल क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। दिस एंगल मान लीजिए इसको अल्फ़ा, अल्फ़ा टेंस टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और अल्फ़ा टेंस टू ज़ीरो है, तो ये दोनों एंगल लगभग क्या हो गए, ये और ये बराबर हो गए, और बराबर हो गए तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये ध्यान रखना, ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया गया है। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो लॉजिक था उसका। ठीक, अब देखिए इसको, चूँकि डिस्टेंस निकल गया आपका पी बी और ए पी, अब आप प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, और फिर उन दोनों को क्या कर लिए, ऐड कर लीजिए। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज एट पी, देखिए क्या आएगा। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज से V1 पोटेंशियल ले रहे हैं, तो V1 की वैल्यूज क्या आ जाएगी, के क्यू अपान ये वाले डिस्टेंस पी भी कितनी निकली है, आर माइनस एल कॉस थीटा, एंड V2 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये आपका आ जाएगा माइनस क्यू के, और ये आपका आएगा
आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक, दोनों पोटेंशियल आ गया। अब दोनों पोटेंशियल को, ये आपको पता है कि दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने का तरीका क्या होता है कि दोनों को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर लें। तो नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो देखिए यहाँ दोनों को रखिए आप, के क्यू अपान आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस के क्यू अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। इन दोनों में के क्यू कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो के क्यू कॉमन लेंगे तो आएगा ब्रैकेट में यहाँ पे आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। इसका एलसीएम लीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये आएगा आपका के क्यू। देखिए ये टर्म यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो माइनस आर तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2l कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ देखिए फैक्टर का फॉर्मूला लगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जब रखेंगे आप r प्लस एल कॉस थीटा, यहाँ आएगा माइनस आर और प्लस एल कॉस थीटा, तो r कैंसिल हो गया, आ जाएगा 2l कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे शायद दिखे ना आपको, मैं थोड़ी सी जगह इधर बना लेता हूँ। देखिए ये आपका नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू आया के क्यू 2l कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2QL ये क्या होता है आपका P, डाइपोल मोमेंट, तो यह जगह K P कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये तो हो गया आपका, यहाँ लिखते हैं आप P कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सिंस इफ एल इज वेरी लेस देन आर, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू आ जाएगा के P कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया फाइनली। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए ये पॉइंट P इसके एक्सिस पर हो तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। इसी फॉर्मूले में एक्सियल पॉइंट आप निकाल सकते हैं, V एक्सियल, थीटा 0 करिए तो कॉस 0 कितना होता है, 1, तो आपका आ गया के पी अपान आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। और इक्वेटोरियल निकालना होगा, तो देखिए ये पॉइंट अगर P इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, थीटा आ जाएगा 90, तो इस केस में V इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, कास 90 की वैल्यूज कितनी होती है, 0, तो ये टोटल वैल्यूज कितनी आ गई, 0। तो ये आपका इस जनरल फॉर्मेट से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों केस डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। तो ये तो आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिकली हर चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी, उसका पोटेंशियल, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर केस में, उसका टार्क, उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसका वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, अगली हेडिंग देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सेम टाइप का हेडिंग आएगा मैग्नेट में। इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली
इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका जो पाथ होता है वो सर्कल होता है। सर्कल का रेडियस निकालने के लिए आएगा, वहाँ पे आपको उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए आएगा, उसके फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आएगी, ठीक है। बट वो भी मैग्नेट में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसको समझते हैं, थोड़ा पहले फिगर समझते हैं क्या है। मान लीजिए ये एक प्लेट है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, ठीक। दूसरी आपकी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? ये ऐसे बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। सपोज कर लीजिए यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल, इसमें चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज Q है, मास इसका m है, और ये v वेलोसिटी से इसमें x डायरेक्शन में एंटर करता है ऐसे, ठीक। मान लीजिए इसको यहाँ पे हम x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और इधर ड्रॉ कर लेते हैं y एक्सिस, ठीक। और इसको ओरिजिन मान लेते हैं। अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर आया, ठीक है, यहाँ पे ये आपका y एक्सिस ही बना लेते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया। जैसे ये आया तो इस चार्ज पार्टिकल ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में, तो फोर्स ऊपर लगना शुरू हुआ इस पे, इस चार्ज पार्टिकल पे। और x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ये आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब ग्रेविटी नहीं है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड। तो इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक। अब इस पाथ का बेसिकली हम लोगों को इक्वेशन निकालना है कि ये पाथ बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कर्व है ये, तो उसकी ट्राजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी होगी। मान लीजिए इस प्लेट की लेंथ L है, प्लेट की लेंथ कितनी है आपका? L। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी है वो L डिस्टेंस में है टोटल। तो इसमें L डिस्टेंस क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, टाइम कैलकुलेट करना है। पहली चीज़ इसमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, दूसरा आपको निकालना है टाइम टू क्रॉस द फील्ड, ठीक। और तीसरी चीज़ में कैलकुलेट करनी है आपको, मान लीजिए कि कोई जनरल पॉइंट है ना इसका, या खैर ट्राजेक्टरी में ही आ जाएगा वो, देखिए, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन कितना हुआ ये कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए इसको हम लोग y1 मान ले रहे हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम डेविएशन कितना हुआ? ये देखिए यहाँ से चला था पार्टिकल y1 की वैल्यू कितनी होगी, ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए ट्राजेक्टरी निकालते कैसे हैं। कभी भी किसी पॉइंट का अगर आपको लोकस निकालना है तो सबसे पहले उस लोकस पर एक जनरल पॉइंट, एक जनरल कोऑर्डिनेट x और y लेते हैं और उस x और y में एक रिलेशन निकालिए, वही रिलेशन उसकी क्या होती है? इक्वेशन होती है या लोकस होती है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए पार्टिकल किसी टाइम t पर यहाँ पहुँच गया, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं x और y, किसी टाइम t पर ये आ गया, तो ये आपका y हो गया और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? x हो गया, ठीक। क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं। तो फोर्स नहीं है तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, मतलब इस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा, ठीक, जो कि x डायरेक्शन में ही चला था, ये आपका इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बात करते हैं y डायरेक्शन में फोर्स है तो उधर भी एक्सेलरेशन भी होगा। तो सबसे पहली चीज़, जब ये x डिस्टेंस चला, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे t टाइम में पहुँचा, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। तो पहला इक्वेशन डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंस फॉर x डायरेक्शन, ऐसे लिखिए फॉर
एक्स डायरेक्शन, ठीक। फॉर एक्स डायरेक्शन डिस्टेंस कितना है x इक्वल टू वेलोसिटी कितनी थी v इंटू टाइम t, ये इक्वेशन बंद कर लीजिए, ठीक। फॉर y डायरेक्शन, फॉर y डायरेक्शन क्या चीज़ होगा, y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड यूज करिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो y डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है y, तो s की जगह पे क्या आएगा आपका y। अब ये जब इसको यूज़ करेंगे आप तो ऐसे समझिए y डायरेक्शन में सब कुछ, तो यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में एंटर किया, तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया। प्लस 1/2 ए वाई, ए का मतलब क्या होगा F/m, तो फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज पार्टिकल का मास कितना है m इंटू टी स्क्वायर, या इसको आप ले सकते हैं 1/2 फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो F इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई, तो ये हो गया क्यू ई अपान एम इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया y की वैल्यूज़। अब आपको क्या सिखाया गया, कभी भी ट्राजेक्टरी निकालनी हो या लोकस निकालना हो तो क्या तरीका होता है, अब ये दो इक्वेशन जो बने आपके, इन दोनों इक्वेशन से x और y में रिलेशन निकालिए। यहाँ से देखिए t की वैल्यूज क्या हो जाएगी, x/v इसे पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपान एम, और t की वैल्यू क्या हो गई x/v, और ये हो गया टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 क्यू ई अपान एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। ये क्या चीज़ है, ये कांस्टेंट है, 1/2 क्यू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड, एम मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट, वी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो देखिए y और x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, यह बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन होती है, आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये एक्स स्क्वायर इसको अगर आप इधर ले जाएं तो ये कांस्टेंट हो गया और y हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है या जो इसका पाथ होगा वह पैराबोलिक पाथ होगा। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ, या आप कह सकते हैं द पाथ ऑफ पार्टिकल इज पैराबोलिक या पैराबोला, ठीक। पहली चीज़, पहला आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकल गया, ठीक। दूसरा क्या पूछा गया, टाइम टू क्रॉस द फील्ड, कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंथ की है L, तो x के जगह पे क्या रख लीजिए L, तो ये हो जाएगा आपका T इक्वल्स टू L/v। तो टाइम टू क्रॉस द फील्ड, इसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो टाइम टू क्रॉस द फील्ड इज इक्वल्स T इक्वल टू L/v, दूसरा पॉइंट आ गया। और तीसरा ये पूछा जा रहा है कि फील्ड से में ये मैक्सिमम इसका डिफ्लेक्शन मतलब y डायरेक्शन में डेविएशन कितना हुआ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में डेविएशन निकालने के लिए मैक्सिमम चूंकि पूछा जा रहा है, तो x डायरेक्शन में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L के बराबर। इसी फॉर्मूले में x की जगह पे क्या रख दें L। अगर इस पॉइंट का मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, सपोज कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, ये L हो गया और क्या हो जाएगा y1, मेरे को y1 चाहिए, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y1 हाफ QE/m L/v होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन y डायरेक्शन में कितना हुआ। तो आप चाहें तो इसको चलिए मैं नोट कर दे रहा हूँ, मैक्सिमम, इसको नोट कर लीजिए आप, इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
तीसरा पॉइंट है इसका, मैक्सिमम डेविएशन, दैट इज y1 इज, तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 QE/m, और यहाँ आपका आ जाएगा L/V²। ठीक, ये मैक्सिमम डेविएशन हो गया। नोट करिए, दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगला टॉपिक है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। पहला है, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। मैं उसको डिक्टेट भी कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इफ़ एनी चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर देन द टोटल चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ रही बात? अगर किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ये सपोज कर लिए स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और इसको मैंने चार्ज दिया कितना, Q, तो ये जो चार्ज है यह इसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, इस पर अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल फिगर है, मतलब स्फेयर है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या बताया गया, एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। अंदर कुछ भी, ये सॉलिड स्फेयर है मान लीजिए, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर है मटेरियल, फिर भी चार्ज जो होगा अंदर ना होकर के कहाँ पे होगा, बाहर होगा। ठीक, दूसरी चीज़, अगर इस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी हो, इफ़ देयर इज एनी कैविटी देन आल्सो चार्ज Q रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ देयर इज एनी कैविटी, कैविटी का मतलब समझ रहे क्या होता है? कैविटी एक ऐसा कह सकते हैं भाग होता है इसके अंदर जो चारों तरफ मटेरियल से घिरा होता है। ठीक है, उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। तो क्या मैंने बताया आपको, इफ़ देयर इज ए कैविटी इनसाइड द कंडक्टर देन चार्ज गिवन टू द कंडक्टर आल्सो रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस। मतलब अगर मान लीजिए कोई स्फेयर है, सॉलिड है, इसके अंदर कैविटी है, तो तब भी अगर चार्ज देंगे तो आउटर सरफेस पे ही जाएगा। ये कुछ ऐसे बना लीजिए आप चाहें तो। सेकेंड पॉइंट में ये स्फेयर है, इसके अंदर एक कैविटी है मान लीजिए, ठीक, और जैसे इसको चार्ज दिया हमने Q, तब भी ये कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे। ठीक, जबकि यहाँ मटेरियल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या बताया गया, दो प्रॉपर्टी हो गई। इफ़ चार्ज Q गिवन टू ए कंडक्टर देन चार्ज रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। सेकेंड क्या हो गया, इफ़ देयर इज ए कैविटी इनसाइड द कंडक्टर देन चार्ज गिवन टू द कंडक्टर आल्सो रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस। तीसरी चीज़ एक ध्यान रखिएगा कि जो चार्ज मैंने आपको बताया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। मान लीजिए कुछ ये ऐसा फिगर है, कुछ और बनाते हैं थोड़ा ऐसे, मान लीजिए फिगर बना दी हमने, तो जो शार्प एजेस हैं इसको चार्ज मान लीजिए हमने Q दिया, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ध्यान रखना है इधर ज़्यादा होगी, शार्प एजेस पे चार्ज ज़्यादा अकुमुलेट करता है। ठीक, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC। RC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। जितने भी शार्प एज होते हैं एट शार्प एज रेडियस ऑफ कर्वेचर
रेडियस ऑफ कर्वेचर RC इज लेस, ये कम होता है। और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब याद क्या रखना है कि जहाँ पे भी शार्प एजेस होंगी वहाँ पर चार्ज ज़्यादा अकुमुलेट करता है, मतलब चार्ज डेंसिटी वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर सिमेट्रिकल है तो यूनिफॉर्म होगा। यहाँ ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चौथी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, if a conductor is placed in uniform electric field, if a conductor is placed in uniform electric field, then यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म दोनों केस में, इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, बल्कि आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is always zero, is always जीरो। अंदर जो होगा, जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, समझिए इसको थोड़ा सा बेटा, इसी में और ऐड कर सकते हैं पांचवी प्रॉपर्टी भी, चलिए उसको इसी के साथ ही समझा देंगे। मान लीजिए एक ये फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर, थोड़ा तिरछा हो रहा फिगर, ये स्फेयर है बेटा, हाँ, ये स्फेयर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है। कैसा है ये, न्यूट्रल कंडक्टर। फील्ड ऐसे, अच्छा कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या चीज़ होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड दे आर फ्री टू मूव। फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो फ्री टू मूव हैं तो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किधर जाएंगे, इधर अकुमुलेट होंगे या इधर। इलेक्ट्रॉन पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो इसका मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर अकुमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। समझ में आ रही है, ये इंड्यूस चार्ज हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल फील्ड तो देखिए जो बाहर वाली है, अभी समझने के लिए फील्ड लाइन अंदर होती नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में है। अब ये जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से इंटरनल फील्ड किधर डेवलप हुई, इधर, इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो नेट फील्ड इसके अंदर क्या हो जाता है, जीरो। तो ध्यान रखना है, इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ये चार्ज तब तक इसके अंदर दौड़ते रहेंगे जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल क्या हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। समझ में आ रही बात, अंदर फील्ड तो जीरो हो गई, ठीक। अब एक चीज़ ये बताइए, पोटेंशियल अंदर जीरो हो गया क्या? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस E इक्वल्स टू माइनस dV/dr, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, इसका मतलब dV/dr इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। इट इम्प्लाइज दैट V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इस सरफेस तक इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, दैट्स वाई ये जो आपका सरफेस है यह इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। देखिए अब इसको फाइनली इसका फिगर कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये समझिए बेटा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ी जगह हो, तो ये अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी पांचवी, किधर, स्फेरिकल कंडक्टर बिहेव एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो फिगर ऐसे बनेगा कुछ, देखिए यहाँ ये आपका कंडक्टर था अपना, ये जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है स्क्रीनिंग में एक बार, देखिए
ये आपका लाइंस ऐसे ड्रॉ की गई है। देखिए ड्रॉ कर पहले ये आपको सिखा दें। चूँकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इसका मतलब आपको बताया जा चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? मान लीजिए 4 लाइन आपको ड्रॉ करनी है, 1 या 3 ड्रॉ करनी है, 2 और ये तीसरी मान लीजिए ड्रॉ करनी है। ठीक, ये इसका सेंटर है मान लीजिए। तो यहाँ पे तो ये ऐसे निकलेगी, हमेशा यहाँ पे कैसी होगी, ये अलॉन्ग जैसे ये देखिए मैं डॉटेड लाइन आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ वैसे रेडियस के अलॉन्ग। तो इसको यहाँ तक इसको ऐसे तिरछा बनाएंगे और फिर ये भी निकलेगी तो कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ ये ऐसे निकलेगी, ये थोड़ी सी कर्व होगी। यहाँ एरो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये सेंटर की, इसको बनाते नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया कि ये ताकि आपको रेडियली निकले। इसी तरह से इधर क्या होगा बेटा, इधर भी हल्का सा कर्व करिए और यहाँ पे आपका इसी तरह से ऐसे लाइंस निकलेंगे। तो जब भी फिगर बनेगा तो फिगर को ध्यान में रखना है। कभी भी अगर कोई फिगर ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए जैसे ऐसे लाइंस बना दी, तो ये लाइन सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब भी लाइंस जो होंगी ध्यान रखिएगा वह रेडियस सेंटर की तरफ यहाँ पर हल्का कर्व होंगे और ऐसा लगना चाहिए कि ये सेंटर से की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी चौथी प्रॉपर्टी। क्या बताया? इफ़ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो एंड द सरफेस बिहेव एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी इसका डेरिवेशन आपको बताया, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा इसका, अंदर जीरो नहीं होगा और ये कांस्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर भी एक आध क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी कंडक्टर को की हम अर्थिंग कर देते हैं, हालांकि अर्थिंग पर डिस्कशन हम करेंगे अभी लास्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसमें। अगर किसी कंडक्टर की हम अर्थिंग कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। इफ़ ए कंडक्टर इज अर्थ आर ग्राउंडेड देन इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो। तो कुल 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई। कितनी हो गई? 2 इधर 2 2 4, हाँ 5 प्रॉपर्टी हो गई। पाँचों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, अब इस प्रॉपर्टीज पे एक आध क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ फाइंड, चलिए मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फिगर भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ या क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। फाइंड, पहला क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट A due to induced charge in given figure। फिगर आपको दे रखा है, देखिए क्या डेटा दिया हुआ है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, एक मिनट, न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर। फिगर को जरा, ठीक, ये इसका सेंटर हो गया। ये कैसा कंडक्टर है? न्यूट्रल कंडक्टर है। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर, ये इसका सेंटर है। मान लीजिए इसके सेंटर से 4 यूनिट डिस्टेंस पर, मान लीजिए 4 यूनिट डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ Q, ये है सेंटर, और इसका रेडियस मान लीजिए 5 है। का रेडियस की हमें ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट A है जो ये 3 मीटर है, चलिए मीटर ले लेता हूँ, Q कूलम ले लेता हूँ। ठीक है, चार्ज Q कूलम है। तो आपसे क्या पूछा गया? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एट A ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इन गिवन फिगर। ये आपको पता है कि ये पॉइंट पर, इस देखिए ये Q चार्ज है, तो इसका अपना कोई एक्सटर्नल फील्ड होगा, उस फील्ड के अंदर न्यूट्रल कंडक्टर रखा हुआ है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? जीरो। इतनी चीज़ पता है, लेकिन आपसे फील्ड किसकी वजह से पूछा गया है? इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो देखिए निकालेंगे कैसे, सॉल्यूशन इसका देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इधर करते हैं।
ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या बताया गया आपको, 0। या इसको आप ले सकते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, आई फॉर इंड्यूस चार्ज, ये क्या होगा 0। भाई दोनों की वजह से ही तो नेट 0 आया था। अब आपसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इक्वल टू माइनस साइन ई ए क्यू, क्या बात समझ में आ गई। अब देखिए इस क्यू की वजह से ए पर जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए ये पॉइंट ये था ना आपका, ये कुछ ऐसे, ये आपका जो फील्ड का डायरेक्शन है, कौन सी फील्ड है ये, ई ए ड्यू टू क्यू, समझ में आ गई बात। अब इधर है तो इसका मतलब इंड्यूस चार्ज की वजह से किधर होगा, देखिए यहाँ से नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, उसके अपोजिट, इसका मतलब इधर होगा आपका ई ए आई, इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू निकालिए, डायरेक्शन तो समझ में, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। तो इसका मतलब अच्छा क्यू चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 है, ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से 5, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपान 5 स्क्वायर। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इस फार्मूले से ही ये निकाला गया। तो ये आ गया ई ए आई, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा। अगर मान लीजिए क्यू की वैल्यू दे रखा है कि 2-4 कूलम, वो रख लेंगे, और के के बारे में आपको पता है कि 9 × 10⁹ है, तो वैल्यूज रख करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे था, क्योंकि दो प्रॉपर्टी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और दूसरा पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो क्वेश्चन पोटेंशियल पे भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द पोटेंशियल एट ए एंड potential at A and potential at A due to induced charge, induced charge in given figure, ठीक। अब ये आपको गिवन फिगर से कैलकुलेट करना। अब देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, स्फेरिकल न्यूट्रल कंडक्टर, ये इसका सेंटर है, ठीक है। मान लीजिए सेंटर को सी से रिप्रेजेंट किया, इसके रेडियस को पहले तो एक पॉइंट ले लेते हैं इधर, तिरछा हो गया पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और यहाँ पे इसके सरफेस के जस्ट अंदर एक पॉइंट है A, यहाँ A पर आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वह आपका स्मॉल r है। क्या है ये, स्मॉल r। चलिए, तो दो तरीके से पूछा गया पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट ए, मतलब नेट पोटेंशियल पूछा गया ड्यू टू ए एंड द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज से एक बार अलग से पूछा गया, और पहले पोटेंशियल ड्यू टू मतलब नेट पोटेंशियल पूछा गया, ठीक। नेट पोटेंशियल का मतलब इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा और इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी होगा। तो देखिए पहला पार्ट करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट को। पहला पार्ट, पोटेंशियल एट ए, क्या पूछा गया, पोटेंशियल एट ए, ठीक। कैसे करेंगे इसको, पोटेंशियल एट ए वी ए इक्वल टू क्या होगा, वी सी।
क्योंकि एक चीज़ पता है कि सी पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। क्यों? देखिए ऐसे समझिए, इंड्यूस चार्ज जो था, इधर नेगेटिव चार्ज आए थे, इधर पॉजिटिव आया था, तो सेंटर पे इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या होगा? जीरो। तो इसकी ज़रूरत हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा सी पॉइंट पर, देखिए हमें निकालना है, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल दो की वजह से होगा, इंड्यूस चार्ज की वजह से और बाहर वाले एक्सटर्नल चार्ज क्यू की वजह से। तो वी सी क्यू, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्यू प्लस वी सी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। समझ में आ गई बात? अच्छा, सी पॉइंट पर क्यू चार्ज की वजह से कितना डिस्टेंस दे रखा? आर, तो यह आपका हो जाएगा के क्यू बाई आर, और इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पे कितना होगा? जीरो। तो इसका मतलब वी ए इक्वल टू वी सी इक्वल टू आपका आ जाएगा के क्यू बाई आर। ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे यूज़ करेंगे, अर्थिंग वाले का सवाल यूज़ करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस पे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया? इंड्यूस चार्ज की वजह से सिर्फ पूछा गया। अब इस चार्ज की वजह से नहीं, सिर्फ इंड्यूस चार्ज की वजह से पूछा गया। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से कैसे निकालेंगे? देखिए सेकेंड पार्ट में, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ठीक है, अब इंड्यूस चार्ज पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यही आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, वी ए इक्वल टू वी सी। ए पॉइंट पर अगर हम बात करें तो पहले दोनों की वजह से निकालते हैं पोटेंशियल, वी ए ड्यू टू क्यू प्लस वी ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इक्वल टू वी सी क्यू प्लस वी सी इंड्यूस चार्ज। ए पॉइंट पर क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा? देखिए ये आर है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए चार्ज की वजह से, सॉरी ए पॉइंट पर क्यू चार्ज की वजह से हो जाएगा के क्यू, कैपिटल क्यू अपान आर, आर के जब क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस ए पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज की वजह से हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको रहने दीजिए, वी ए आई। सी पॉइंट पर क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा? देखिए यहाँ क्या आएगा? के क्यू अपान आर, प्लस सी पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना होगा? जीरो। अब इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो वी ए आई इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो के क्यू आपका हो गया कॉमन, सॉरी 1 अपान आर माइनस 1 अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। यह इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। तो ध्यान रखिएगा कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेशली कंडक्टर के बारे में, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड ऑन दैट। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यही खत्म करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें और हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्फेरिकल कंडक्टर, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग प्लेट, और अर्थिंग। ये 3 पॉइंट्स मैं अलग से आपको बताऊंगा। करीब 25-30 मिनट की क्लास होगी और ये टॉपिक आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक क्लास के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। ठीक है, थैंक यू।